प्यार का गोदा। बिटिया ने कल शाम से ही सूजी के हलवे के लिए रट लगा रखी थी। बार बार कह रही थी कि मम्मा कल टिफिन में हलवा देना, वो व्हाइट वाला और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि कल उसे हलवा जरूर मिलेगा। सूजी भूनते हुए मैंने ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे खोले। किशमिश, गरी, काजू और पिस्ता सभी कुछ था, पर चिरौंजी का पैकेट नजर नहीं आ रहा था। बाएं साइड की दराज खोलते हुए मैंने याद किया, हाँ, कल ही तो चिरौंजी का पैकेट मॉल से लाई थी, शायद यहाँ हो। मेरा अनुमान सही निकला, वो पैकेट वहीं था। हाथ में चिरौंजी का पैकेट लिए हुए न जाने किन क्यों मुझे अपना बचपन याद आ गया। सूजी भुन चुकी थी। मैंने विचारों को झटका और हलवा बनाने में मशगूल हो गई। मुझे डर था कि अगर पूर्व की भांति आज भी मैं अपने बचपन में खो गई तो फिर हलवे का तो सत्यानाश ही समझो। पर मेरी तो यह पुरानी आदत है कि यदि एक बार मेरे दिमाग की सीढ़ी किसी बात पर अटक गई तो फिर बड़ी मुश्किल से वो चल पाती है। किसी तरह हलवा तो बन गया, बेटी के टिफिन में भी चला गया, पर मैं अपने चाय के कप के साथ हलवे की प्याली लेकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। सुबह का अखबार लिए चाय पीने लगी। मुंह में चिरौंजी का दाना जाते ही फिर से दिमाग वहीं बचपन की वादियों में भटकने लगा। अखबार के हेडिंग पर मेरी नजर पड़ी। कलुआ कोल, जो इनामी नक्सली था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, हेडिंग थी। ओह, करीब 20-25 वर्ष पूर्व की वो सर्दियों की शाम, मैं अक्सर माँ के साथ चिरौंजी में घुन लग जाने के डर से माँ जल्दी जल्दी खत्म करने की गरज से उसे पीस कर आटे में गूंद कर मावा मिलाकर मीठी टिक्कियां बनाया करती थीं। उसे मीठी टकियां बनाया करती थी और हम सारे भाई बहन और पिताजी बड़े मजे लेकर खाया करते। चिरौंजी पीस कर उपटन की तरह छोटे बच्चों और लड़कियों को मालिश भी करती थी माँ। एक बार तो पूरे 15 किलो के कनस्तर भर चिरौंजी पंसारी की दुकान पर बदल कर माँ ने अरहर की दाल ले ली थी। चिरौंजी एक महंगा मेवा है, ये तो अब शहर में आकर मॉल्स और शॉप से खरीदने के बाद मुझे पता चली। हमारा बचपन तो बनारस जिले का सीमावर्ती इलाका, जो कैमूर की पहाड़ियों से आच्छादित मध्य प्रदेश और बिहार की सीमाओं से घिरा हुआ है, वहां बीता था। मझोली पहाड़ियां, नौगढ़ और बैराठ हथनी के जंगलों और पहाड़ी झरनों के बीच उन्मुक्त बहती कर्मनाशा और चंद्रप्रभा की अटखेलियां करती नदियों के बीच एक बड़े प्राचीन नगर वाराणसी या काशी से जुड़े होने का गौरव। एक ओर प्राचीनता और विश्वविख्यात संस्कृति थी, तो दूसरी ओर उस वैभव में प्रकृति की गोद में समाया पूरी तरह प्राकृतिक संपदाओं, तेंदूपत्ता, आबनूस, पियार का गोदा यानी चिरौंजी के फलों से लदी वन संपदा, पूरी तरह विकास से कोसों दूर अपनी प्राकृतिक धरोहरों पर निर्भर मुसहर, कोल, भील, गोंड जनजातियां, जंगली सूअरों और वन जीवों के मांस, महुआ, झरबेरियों, मकोए और पियार के गोदे पर आश्रित ये सीधे सादे और काले कलूटे भूखे नंगे लोगों को देखकर मेरा बीता हुआ बचपन जंगलों से करीब 40 किलोमीटर पहले ही हमारा कस्बा था। डिग्री कॉलेज, थाना, कचहरी और लगभग एक विकासोन्मुख कस्बे की सारी गतिविधियां वहां थीं। हमारे परिवार का मुख्य पेशा सरकारी नौकरी होने के कारण प्रायः सभी वस्तुएं खरीद कर ही उपयोग की जाती थीं। खेती बाड़ी अन्य लोगों का पेशा था, जिसमें हम दैनिक उपभोग की सभी वस्तुएं उन लोगों से खरीद लेते थे। मुझे याद आया बचपन में पिताजी मुसहरों से लकड़ियां थोक भाव में खरीदते थे। मुसहर कंधों पर
बहंगी या कांवड़ जैसे डंडे में दोनों सिरों पर लकड़ियों का गट्ठर लादे हुए पैदल 30-30 किलोमीटर चलकर आते और फिर हम जैसे कुछ तथाकथित अमीर लोग मोल भाव करके उनसे वे लकड़ियां कौड़ियों के मोल खरीदते। मुझे आज भी याद है कि शायद मैं इंटर में रही होंगी जब पिताजी ने 12 रुपए में पूरा बहगड़ खरीद लिया था। ज्यादातर मुसहर पिताजी का बहुत आदर करते थे क्योंकि पिताजी उन दिनों जंगली जानवरों के शिकार की पूरी टीम लेकर जाया करते थे और वहां मुसहरों के विशेष आग्रह पर उनके लिए अपने महंगे कारतूसों की कुर्बानी देकर एक आध बंसुअरा मारकर उन्हें अनुग्रहित करते थे। वे बेचारे प्रसन्नचित्त होकर पिताजी की शिकार पार्टी की सेवा शुश्रूषा करते और हकवा आदि में सहयोग करते। उन दिनों की आज की तरह वन्य जीवों के शिकार पर इतना कठोर प्रतिबंध नहीं था और फिर पिताजी के असर रसूख के कारण साथ में जिले के डीएफओ आदि भी उस शिकार पार्टी में साथ होते थे। मुझे आज भी याद है कि फरवरी का अंतिम सप्ताह और मार्च का प्रथम सप्ताह पूरे एक हफ्ता पिता 30-40 आदमियों के साथ वहीं जंगल में ही बिताया करते थे। जंगल के जीवन से जुड़ी अनेक रोचक किस्से पिताजी हमें सुनाया करते। प्यार का गोदा, जो शायद हमारी नई पीढ़ी या यूं कहिए कि शहरों से जुड़ी पीढ़ी ने कभी सुना भी न होगा, देखना तो दूर की बात है। फालसे के बराबर गोल, मीठा, बेहद स्वादिष्ट फल जो सूखने पर किशमिश की तरह स्वाद देता है, उसके अंदर कठोर से बीज जिसे तोड़ने पर चिरौंजी निकलती है। इसे हमारे आंचलिक भाषा में प्यार का गोदा यानी प्यार का फल या गूदा ही कहा जाता है। कमर्शियल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं मुझे आज भी नहीं मालूम। उसका नाम प्यार का गोदा, न जाने मेरे मन में कैसा प्यार भरा एहसास घोल जाता है जिसका स्वाद आज भी जिह्वा पर समाया हुआ है। वही प्यार आज हलवा में पड़ी चिरौंजी खाते समय हलवे के स्वाद पर भारी पड़ रहा है। उस चिरौंजी के कनस्तर की बात तो अधूरी ही रह गई। मुसहरों से धान के बराबर तोल कर माँ ने चिरौंजी खरीदी थी। आज 200 ग्राम का पैकेट हाथ में लिए धान के बराबर खरीदी गई चिरौंजी बरबस ही याद आ गई। माँ, धान वही धान जो मुसहर परिवार के मासूम बच्चों ने 2-4 बेला भर पेट भात खाया होगा। वही धान जो जिससे बना चावल महंगे ड्राई फ्रूट के स्वाद से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगा होगा। वही धान जिसके भात से लगातार महुआ की रोटी खाकर उब चुके मुसहर के मासूम बच्चों को माँ के चूल्हे के इर्द गिर्द इकट्ठा करके उसकी सुगंध से विचलित कर गया होगा। मैं इसी तरह के उलूल जुलूल बातों को बचपन से ही सोचती रहती तो पिताजी अक्सर डांट देते और कहते कि घूम फिर कर इसका दिमाग न जाने किन किन वाहियात ख्यालों में चला जाता है। बहरकैफ जिक्र चिरौंजी का हुआ तो उससे जुड़ी उससे वाबस्ता सारी यादें आनी स्वाभाविक है। मुसहर की युवा पीढ़ी का एक वाकया जो आज भी मुस्कुराने पर बरबस करता है वह यह कि लकड़ी बेचने बहंगी और या कांवड़ कंधे पर लादे एक ही मुसहर युवक और उसके कंधों पर बांस पर लटकता हुआ बज रहा रेडियो मुझे बरबस ही हंसी आ जाती है और अच्छा भी लगता है देखकर कि जागरूक हो रहे हैं ये लोग। पिछले साल नवंबर में अपने न्यूज चैनल को नौगढ़ महोत्सव की कवरेज के लिए मिले निमंत्रण को दिखाते हुए जब डायरेक्टर साहब ने मुझे चुना तो मारे खुशी के मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मेरे बचपन के जंगल, पहाड़, मुसहर और उनकी समस्याओं से रूबरू होने का इतना सुंदर अवसर पाकर मैं गदगद हो उठी। जिला प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक एवं आंचलिक कलाओं को विकसित करने और उनसे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में पनप रहे विध्वंसकारी गतिविधियों को
रोकने हेतु तथा जंगल के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शासन का यह आयोजन था। यह कदम एक अच्छा और बेहतर कार्यक्रम हो सकता है। यह सोचकर मैं पूरे मनोयोग से वहां जाकर रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार हो गई थी। बड़ी-बड़ी गोष्ठियां, बड़े-बड़े भाषण, गाने बजाने और ऊंची-ऊंची दार्शनिकता झाड़ते हुए अफसर और नेताओं को सुनती रही और नक्सलवाद को खत्म करने की बड़ी-बड़ी विचार गोष्ठियों की कवरेज करती रही मैं, पर मन तो पीआर के गोदे में ही अटका रहा। कभी फिसल कर कर्मनाशा के किनारे मछली मार रहे और उन्हें भून कर किसी अधनंगे मुसहर बालक की नाक में बोलती तोतली आवाज में बहक कर फिसलता, तो कभी मकोए और झरबेरियों की खुशबू से नथुने फड़फड़ाते। हाई प्रोफाइल नवगढ़ महोत्सव मैं किससे पूछती कि मेरे बिस्सू चाचा जो मिसहरों के मुखिया थे वो या हैं या मर गए। मुझे याद आया कि शायद 90 के दशक के आसपास की बात होगी जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सोलर लाइट्स मुसहरों की बस्ती में लगवाई थी। तो माँ ने मुसहरिन से पूछा था कि अब तो आराम हो गई हुई, अजोर बहुत रहल हुई रात भर। मुसहरिन ने नकनकाते हुए कहा, नाही, हमनी के त तोड़ फोड़ देहली। काहे? माँ ने पूछा। मांस मच्छर काटेला। मुसहरिन की ये बातें आज भी जहन में ताजा है। नवगढ़ महोत्सव में कई करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर फूहर और भद्दे, गाने नाच होते रहे। खाने पीने, मौज उड़ाने और तफरीह के नाम पर जंगल में सिर्फ एक तमाशा हो रहा था जो नक्सलियों को, बागियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हो रहा था। उन्हें जोड़ा जा रहा था, पर उस जोड़ने में रोटी का कोई योगदान नहीं था। उन गरीबों से कोई रिश्ता नहीं था इस नवगढ़ महोत्सव का। उन करोड़ों रुपयों से कोई कल कारखाना या छोटा मोटा लघु उद्योग तो लगाया जा सकता था जो शायद उन्हें मुख्य धारा से जोड़ भी देता और मदद करता। मैं उद्विग्न मन से यही सब सोच रही थी कि ये भोले भाले अज्ञानी लोग जो धान के बराबर चिरौंजी जैसा मेवा बेच जाते थे और हम जैसों के हाथ ठगे जाते थे, आज 24-25 सालों में कितना कुछ बदल गया है जो इन मासूम लोगों के कंधों पर से लकड़ी की बहंगी उतार कर बंदूकें रख गया। तीसरे दिन पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस मित्र का प्रोग्राम था। मैं भी मीडिया के अन्य लोगों के साथ आई थी। आईजी एवं पुलिस कप्तान ने अपने भाषण में अपने भाषण दिए और जंगल के अंदरूनी हिस्से में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर किताबें और पेंसिलें बांटी। कप्तान साहब के कहने पर एक बच्चे ने हिंदी का ककहरा सुनाया। कप्तान साहब ने खुश होकर उसे 10 रुपए का नोट पकड़ाते हुए मेरी ओर गर्व से देखा और इस तरह पोज बनाया कि उस महादान की कवरेज मीडिया में जरूर आनी चाहिए। मैं बहुत दिनों से वहां आदिवासियों की बनाई पत्थरों की मूर्तियां या सिलबट्टा लाने के बारे में सोच रही थी। अतः एक स्थानीय महिला से बात की तो उसने बताया, पत्थरों से एक पटिया भी नहीं निकाल सकते दीदी, सब सरकारी ठेका हो गया है। अब जो भी पत्थर कट थे सब बेरोजगार हो गए हैं या शहर की ओर को भाग गए रिक्शा आदि चलाने या नक्सली हो गए। यही हाल लकड़ियों के कारीगरों का भी हुआ। आबनूस, शीशम, सागौन की तस्करी सरकार की सख्ती से अब इन जमीन जनजातियों के पास कुछ भी नहीं बचा। तेंदू पत्ता, मछली सब कुछ छिन गया। मिला है कुछ तो वो है सिर्फ हथियार और उनकी भूख, गरीबी, भोली भाली मानसिकता को ग्रस्ता हुआ जहरीला मानसिक शोषण। मैं उदास थी। मेरा प्यार का गोदा जिसमें न जाने कितनी पीढ़ियों का मासूम प्यार समाया था,
मुझे न मिला। लौटकर वापस कैंप में आकर बैठी ही थी कि आईजी साहब को फोन पर किसी अधिकारी से कहते हुए सुना कि जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली ही मारी जाती है सर। शायद वो किसी मंत्री से बात कर रहे थे। मैं खुद को संयत नहीं कर पा रही थी। उठकर उनके पास आ बैठी और फोन पर बातचीत खत्म होने पर मैंने संयत भाव से कहा, एक्सक्यूज मी सर, इंसान और कुत्ते में फर्क होता है। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है, पर खुदा न खास्ता जब घर का बेटा पागल हो जाए तो उसे गोली नहीं मारते, उसका इलाज किया जाता है। प्यार का इलाज किया जाता है, वो भी प्यार से। मैं सोचती रही कि मुख्य धारा में जोड़ने के लिए गाने बजाने, नाच, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़े बड़े भाषण और उपदेश देते हुए ये प्रशासक अंदर से कितना जहर भरे हुए हैं उनके लिए। एक गरीब और मासूम मुसहर और गोल में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। आज जब कलुआ का इनकाउंटर किया गया, यह खबर पढ़ी तो आईजी साहब के शब्द एक बार फिर से कानों में गूंज उठे कि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे गोली ही मारी जाती है। मेरी आंखें भीग चुकी थीं, कलुआ के लिए या फिर प्यार के गोदा के लिए, मैं नहीं जानती।